गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समझाओ खुशी। तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे सिविक्स का। उसका नाम फेडरलिज्म है। हम सब पहले से जानते ही हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब तो सबके प्री बोर्ड्स भी शुरू हो गए होंगे और सब लोग बोर्ड्स के लिए जो तैयारी कर रहे होंगे। सो वही है। चलो तो हम लोग भी थोड़ा फटाफट अपने सिलेबस को रैप अप करते हैं। फेडरलिज्म हमारा चैप्टर 2 है सिविक्स का। यहाँ से हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये एक सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर डिवाइडेड है किसके बीच में? सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री के बीच में। अब ये वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है ना, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटीज जैसी चीजें आ सकती हैं। तो ये उनके बीच में पावर का डिवाइड होना। ठीक है, यानी कि फेडरलिज्म सिस्टम है जिसके अंदर पावर डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड अदर यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, नाउ देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ओके, ये देखो कुछ फीचर्स हैं। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सारी की सारी पावर्स क्या है? डिवाइडेड है, लिखी हुई है कि किसके बीच में कौन सी क्या पावर्स है किसके पास। और वो सारी की सारी किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि किसी भी कीमत और किसी भी हालत में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही ऊपर रहेगा। ये नहीं है कि अपनी तरफ से कोई लॉ बना दिया, फ्रेम कर दिया और उसी लॉ को माना जा रहा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वही फॉलो किए जाएंगे कंट्री के अंदर। डिवीजन ऑफ पावर हमें कंट्री के अंदर ऑलरेडी देखने के लिए मिलता ही है। सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और लोकल के बीच में पावर्स अच्छे से डिवाइडेड हैं। ठीक है, उसके बाद डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी है। डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी क्या है? यहाँ पर हमें कोलिशन गवर्नमेंट भी कई बार देखने के लिए मिल जाती है, तो ये उसके रेफरेंस में है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मीन्स है? तो जुडिशरी जो है अपने आप में फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है अपने किसी भी फैसले को लेने के लिए। ठीक है, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल नहीं है जुडिशरी के डिसीजन के ऊपर, है ना। नाउ आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि हमारे पास दो हाउसेस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, एंड पावर डिवाइडेड बिटवीन द टू, है ना। अब हम इस बाई कैमरल लेजिस्लेचर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये देखो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स अपर हाउस, है ना, एंड द लोअर हाउस। और जो अपर हाउस को हम राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा भी कहते हैं। राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? सारे स्टेट्स के फेडरेशन को, है ना, गठन को उससे रिप्रेजेंट करता है। और लोअर हाउस को करता है रिप्रेजेंट इंडिया एज अ होल कंट्री, यानी कि सिटीजन एज अ पार्ट ऑफ द कंट्री, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा है। और हर स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए अपर हाउस है, यानी कि राज्यसभा है। चलो अब कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस को देखते हैं। ठीक है, जो कि फेडरलिज्म को फॉलो करने में होते हैं। देखो, और ये इंडियन, मैं तो इंडियन के हिसाब से बता रही हूँ, बट ये अदर कंट्रीज या फिर आप ग्लोबली भी देखोगे तो कुछ इसी तरीके से सेम ही है। ठीक है, फर्स्ट द रोल ऑफ द गवर्नर एंड द डिस्क्रिशनरी पावर इन द अपॉइंटमेंट इश्यूज। नाउ द गवर्नर का जो रोल है वो ऐसा लगता है कि वो सेंट्रल का कुछ पर्सनल बंदा है और वो सारे डिसीजन जो ले रहा है वो सेंट्रल के अकॉर्डिंग ले रहा है। ठीक है, तो ऐसा लगता है स्टेट की अपनी कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, और क्या होता है? अपॉइंटमेंट इश्यूज है। अब क्योंकि उसको अपॉइंट सेंट्रल करती है तो ऐसा लगता है कि ओ, इसको तो सेंट्रल ने अपॉइंट किए हैं, तो ये क्या करते हैं? सेंट्रल के ऑर्डर्स को फॉलो करके सेंट्रल को ही सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये स्टेट डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऐसे उनके सबके अंदर ऐसी फीलिंग है। नाउ इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब जुडिशरी हम कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, बट वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कुछ ना कुछ पॉलिसीज और फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई रहती है। मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 हमारा है इमरजेंसी का आर्टिकल, जिसका पहले तो हमें बहुत मिसयूज देखने के लिए मिला था इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम में, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं अभी तो। ठीक है, मतलब इमरजेंसी लगा देना अपने अपने फायदे के लिए। ठीक है, ये उस तरीके। नाउ सेंट्रलाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स, अब ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सारी की सारी सेंट्रल के ही पास है। ठीक है, इतनी ज्यादा सेंट्रलाइज फ्रेम की, है ना, है। तो इसी वजह से ऐसी फीलिंग है, तो स्टेट ऐसा अपने आप को ऊपर रख ही नहीं पाता कि उसका कुछ रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। नाउ द अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स क्यों है? क्योंकि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। नाउ द पॉपुलेशन का क्या सीन है? अगर कहीं जैसे कि साउथ साउथ है, हमारे साउथ इंडिया का जो साउथ फेज है, वहां पर लोग पॉपुलेशन को बहुत ही कम रखने में बिलीव करते हैं।
और यही तुम नॉर्थ में देखो तो ज्यादा देखने को मिलेगा पॉपुलेशन का, है ना। तो अब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है तो एमएलए और एमपी ज्यादा हमें नॉर्थ के मिलेंगे और साउथ के एमएलए और एमपी हमें कम मिलेंगे, तो हो गया ना अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। नाउ द रीजनलिज्म, कुछ लोग रीजनलिज्म को फॉलो करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, और वो पॉलिटिक्स हमारी गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देती है, ठीक है, हमारे सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस कर देती है, इफेक्ट कर देती है, ठीक है। रीजनलिज्म से यहाँ मेरा वो मतलब है कि जो हिंदू और मुस्लिम या फिर अदर कास्ट को लेके जो बाइसनेस है वो जो दिखती है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। और प्लानिंग क्या होती है, कई बार देखेंगे जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली अगर हम एक वर्ड पकड़े, बजट, बजट इंडिया का पूरा बनता है, ठीक है, और उसमें हर एक स्टेट का अपना उसमें है मेजर है। नाउ द थिंक वाज कि ऐसा लग रहा है ना कि बजट का सारा प्लानिंग तो सेंट्रल ही कर रहा है, उसमें स्टेट का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सेंट्रलाइज प्लानिंग हमें होते हुए दिखती है कंट्री के सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। अब टू टाइप्स के फेडरलिज्म है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड द कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर मतलब सबको साथ लेके चलना, एंड द कमिंग टुगेदर मतलब कि साथ आए हैं फॉर देयर डिफेंस, फॉर देयर सेफ्टी, फॉर देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। और हम साथ में क्यों हैं, क्योंकि हम साथ में रहना चाहते हैं, हम मिलके चलना चाहते हैं, ठीक है, अपना डेवलपमेंट मिलके करना चाहते हैं। इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और ये पूछ भी सकते हैं एमसीक्यू में, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। और कमिंग टुगेदर के एग्जाम्पल्स हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज, ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे देखते हैं। सो चलो अब देखते हैं कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। नाउ द कमिंग टुगेदर क्या मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो सारे के सारे एक स्टेट में, मतलब एक बड़ा स्टेट बना लेंगे खुद को, फॉर देयर बेटर डेवलपमेंट, फॉर द बेटर रिसर्च, है ना, फॉर देयर डिफेंस, फॉर देयर सिक्योरिटी, है ना, और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, है ना, ये नहीं है कि अपनी इंडिविजुअलिटी को खो नहीं देते, कंट्री की इंडिविजुअलिटी वो रखते हैं, ठीक है ना, और अपनी सोवरेनिटी को पूल कर देते हैं, ठीक है। नाउ द ऑल कॉन्स्टिट्यूट, इसके अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अपनी इक्वल पावर है, और ये इसके एग्जांपल्स हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो होल्डिंग टुगेदर अ लार्ज कंट्री, है ना, डिसाइड कर रही है कि वो सारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को अपने अंदर रखेगी और सेंटर को ज्यादा पावर देगी एज कम्पेयर टू स्टेट्स, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि इक्वल पावर है, लेकिन उसमें कम कम नहीं, कम पावर है स्टेट्स के पास, ठीक है, और सेंटर के पास ज्यादा पावर है, ठीक। और इसके एग्जाम्पल्स हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। याद रखना कि पूछ सकता है एमसीक्यू में कि होल्डिंग टुगेदर के कुछ एग्जांपल्स बता दो, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इंडिया कौन से टाइप का फेडरलिज्म का पार्ट है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, है ना। अब इंडिया के पास ऐसे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। नाउ दैट क्योंकि इंडिया यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है यूनियन ऑफ इंडिया को, मतलब, है ना, और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, थर्ड सेकंड पॉइंट, एंड उसी के अंदर हमारा है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, जिसके अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पीआरआईज और म्यूनिसिपैलिटीज जैसी फॉर्मेशन की गई, ठीक है, और उनको ये राइट्स दी गई कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रूरल एरिया के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहां पर उनको पावर्स डिवाइड किए गए, ठीक है। अब ये अपने अपने जुरिडिक्शन के अंदर पावर्स को एंजॉय करते हैं, ठीक, लाइक द वे, क्योंकि अब इनके पास तीनों के पास अपने अपने टाइप के कोर्ट्स भी अगर आप देखो तो, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट के लिए आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई स्टेट्स के लिए हमारे पास हाई कोर्ट्स है, और द यूनियन के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट्स है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इनके जुरिडिक्शन के लिए या इनके पावर्स के लिए हमारे पास बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हम बना सकते हैं, तो इंडिया ने उस चीज को डेवलप किया है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, उसने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि ये जो पावर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कौन कौन सी पावर्स है और किसके पास कौन सी पावर है, ठीक है। अब देखो नेशनल पावर्स किसके पास, नेशनल में कौन कौन सी पावर्स आती है, नेशनल डिफेंस से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड और इंटरस्टेट कॉमर्स से रिलेटेड। जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, जितने भी रिसर्च होंगे, जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे, वो एक ही यूनियन ही कर सकता है, यानी कि सेंट्रल ही कर सकता है। उसके बाद आता है स्टेट, चार्टर लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन, पब्लिक सेफ्टी, रजिस्ट्रेशन एंड वोटिंग से रिलेटेड और इंटरस्टेट कॉमर्स से रिलेटेड। इनके लिए जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी रिसर्च होंगी, जो भी प्रोग्राम्स होंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पावर्स के अंदर होंगे। नाउ इनके पास म्यूचुअली ऐसी कौन सी पावर्स है जो दोनों के पास है, जैसे लोन एंड बोरो मनी की,
टैक्सेशन की, लॉ एनफोर्समेंट की, चार्टर बैंक की और ट्रांसपोर्टेशन की पावर्स इन दोनों के पास है। बट अगर कभी इन दोनों ने साथ में किसी एक चीज के ऊपर लॉ बनाया, ठीक है, या आगे पीछे भी बनाया और दोनों की सहमति नहीं है, तो सेंट्रल का ही लॉ प्रिवेल करेगा, सेंट्रल ने जो लॉ बनाया है वो ही माना जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। इससे डिक्टेटरशिप की फीलिंग नहीं डेवलप होती है सिटीजन्स के अंदर, आर्बिट्रेस नहीं डेवलप होता है, यानी कि हर हर सिटीजन को ये नहीं फील होता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो कंट्री के सिटीजन सिर्फ रहने के लिए है, उसके पास और कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है और कुछ है ही नहीं, ऐसा किसी को फील नहीं होता है। वर्क चेक एंड बैलेंस का सिस्टम चलता रहता है कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पावर्स उन्होंने कुछ बनाया है तो जुडिशरी उनको चेक कर दे, और अगर लेजिस्लेचर जुडिशरी कहीं गलती कर रहा है या जुडिशरी किसी लॉ को सही से इम्प्लीमेंट, जुडिशरी किसी लॉ को सही से बता नहीं पा रहा है, उसका जुडिक्शन ढंग से नहीं ले पा रहा है, तो वो उसको बता दे कि हाँ ये इस लॉ को इसलिए बनाया गया है। ठीक है, तो फैसिलिटेट करता है चेक एंड बैलेंस को, एफिशिएंसी मेंटेन कर लेता है, ये सब करके ये एफिशिएंसी मेंटेन हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है कंट्री के अंदर। ठीक है, अब ये माइंड मैप है, इससे आप पूरा रिवाइज कर सकते हो, इस फेडरलिज्म को चैप्टर आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा यहाँ से। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, होप सो कि हम नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी से जल्दी मैं रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दूं और आप उसको भी पसंद करें। तो इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, टाटा।